जो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। नियुक्ति पर नियुक्ति पर नियुक्ति पर नियुक्तियां होती चली जाएंगी। जोरदार तालियां एक बार। और इन्हीं तालियों के बीच जब कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आपको एक नई जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है और आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच को, इस परिकल्पना को साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय विशिष्ट अतिथियों की और साथ में आप सबकी उपस्थिति, ऐसे में स्वागत संबोधन के लिए और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर को। चतरा से रोहित कुमार कुशवाहा मैथ्स के लिए तालियां हो, नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। देवघर से स्वीटी कुमारी हिंदी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अगला धनबाद से राहुल कुमार हिस्ट्री के लिए। पूरा उत्साह आपकी तालियों में नजर आना चाहिए, आपकी खुशियां नजर आनी चाहिए। दुमका से मेरी पूनम किस्कू हिंदी। दुमका से सांकेतिक रूप से 24 के बीच। ईस्ट सिंहभूम से मलय कुमार महतो इंग्लिश के लिए। गढ़वा से रूबी कुमारी हिस्ट्री। तालियां हो जोरदार। गिरिडीह से ममता कुमारी मैथ्स। अब आवाज दे रही हूं। गोड्डा से रूपम कुमारी हिंदी। रूपम कुमारी हिंदी, तालियां हो। गुमला से स्वाति लकड़ा इंग्लिश। हजारीबाग से गीतांजलि राज इंग्लिश। तालियां जोरदार हो। जामताड़ा से आएंगी सुनीता किस्कू हिस्ट्री। खूंटी से नीलम मुक्ता पूर्ति इंग्लिश। कोडरमा से संजय कुमार यादव कॉमर्स। तालियां जोरदार। लातेहार से निखत परवीन इकोनॉमिक्स। लोहरदगा से सुनीता टुप्पो संस्कृत। पाकुड़ से रोशनी रहमान इंग्लिश। रोशन रहमान इंग्लिश। पलामू से वसीम अनवर इंग्लिश। रामगढ़ से आरिफ अकबर हिस्ट्री। रांची से निमिषा दयाल हिस्ट्री। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। साहिबगंज से सद्दाम हुसैन मैथ्स। सरायकेला खरसावां से आएंगे साधु चरण बोदरा इकोनॉमिक्स।
सिमडेगा से बिंदु सोरेंग, हिंदी। ये 23वां नाम है। सांकेतिक रूप से 24 के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और ये 24वां नाम वेस्ट सिंहभूम सतीश कुमार तिर्की, मैथ्स। चौबीस शिक्षकों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद और आभार। अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अपनी खुशियां भी दिखाइए। ये खुशियां आप तक पहुंची हैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर की। ये नव नियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आपका पुनः दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच शिक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री बैद्यनाथ राम जी की मौजूदगी है, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, श्री बैद्यनाथ राम जी। आज के इस स्वर्णिम क्षण में नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर राव जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय महुआ मांझी जी, राजेश जी विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए उपस्थित हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है विकसित झारखंड बनाने का, एक समृद्ध झारखंड बनाने का, नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को सुविधा देने का, असहायों को सहयोग देने का, जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ इरादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और उसमें भी चूंकि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन हमारा मजबूत बने, हमारे झारखंड के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करते रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि अपने कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालयों का गठन हुआ है, उसमें पढ़ाई प्रारंभ हुई है और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से झारखंड आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से झारखंड उन्नत झारखंड बनेगा, विकसित झारखंड बनेगा। इस संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। और आज बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जब इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर आपको अभी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। मैं नवनियुक्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप अपने अपने विद्यालय में बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पीछे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है कि हम सबका जो प्रयास है और जो पहल हम सब कर रहे हैं,
उस पहल के आधार पर आज हमारे झारखंड के बहुत सारे बच्चे विदेशों तक पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो, इसलिए संसाधन के साथ साथ छात्रों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाएं देने का मकसद एकमात्र यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से पीछे नहीं छूटें। आज भी बहुत सारे विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या दिखाई पड़ती है। मेरा अनुरोध होगा शिक्षकों से, अभिभावकों से कि सरकार के इस संकल्प में आप सहयोगी बने। शिक्षक जहां भी रहें, अपने अगल बगल में परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करें स्कूल जाने के लिए और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से सहयोग करें। आज के इस स्वर्णिम क्षण पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी संकल्प शक्ति को दोहराते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री वैद्यनाथ राम जी। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए। आज के नियुक्ति वितरण समारोह के रोजगार एवं विकास के राज्य में ब्यार बहाने वाले राज्य के युवा और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बैजनाथ राम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश कश्यप साहब, शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह जी, निदेशक गुप्ता साहब, आदित्य रंजन साहब और इस समागम में 2400 जिला से आए हुए हमारे नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई संकट, कई परिस्थितियों के बीच झेलते हुए आज कितने घरों में चिराग जलने वाला है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य का कमान संभाले हैं, जैसा ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। 1.5 बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे और इस राज्य के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे, लॉकडाउन था, अफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश अब प्रदेश बचेगा नहीं और इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजार लाखों लोग मरे, सबको समुद्र में, तालाब में, डैम में बिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी को अपने विवेक से हम लोगों को बचाने काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से हम लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं।
हमारे बीच लाखों लाख, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हमारे नहीं रहे। जैसे हमारे दो मंत्री, स्वर्गीय हमारे हाजी हुसैन साहब, हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा आपदा था। दूसरा आपदा आपसे छिपी हुई नहीं है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कि गांव में जो गरीब है उनका विकास कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसे हो, मजदूरों का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणवत्ता क्वांटिटी में सुधार कैसे हो, इस दिशा में निरंतर हमको लगता है कि रात दिन कभी 2-4 घंटा सोते होंगे, अधिकतर चिंता करते रहते हैं। और देश का पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, जो पूरे प्रखंड में जाकर, पूरे पंचायत में जाकर शिविर लगाकर आम लोगों को समस्या सुनने काम किया, समस्या निष्पादन करने काम किया। और लोग टीवी में देखते थे कि मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, लोग पेपर में पढ़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जाके गरीबों से हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, उनका बातों को सुने। हम पहली बार ऐसा 25 बरस के राजनीतिक जीवन में देखने को मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, जो जंगल में, पहाड़ में, जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला। बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर में सरकार और नीचे नहीं रहते तो काम नहीं होता, नीचे सरकार बनाओ। हम लोगों ने देखा है 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे सांसद, सारे विधायक एक ही दल के थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव तक एक भी विकास के काम नहीं हुआ। आज गांव में, घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहुंचाया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए लोग दर भटकते थे, चप्पल छूट जाता था, जूता टूट जाता था, वीडियो कहता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट मेरे पास नहीं है, पंचायत सेवक कहता था कि भाई लक्ष्य नहीं है, कोई इंग्लिश में बोला, कोई हिंदी में बोला, कोई समझा, कोई समझ वो नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो आजादी के बाद जो सरकार नहीं किया, मैं वैसा काम करना चाहता हूं, गरीबों को लाभ देना चाहता हूं। इसी का उदाहरण आजाद गरीब बुजुर्ग जितने 60 बरस उम्र वाले हैं सभी का पेंशन, 50 बरस से 60 बरस, 10 बरस जो गिफ्ट था उसका भी पेंशन। और बधा के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 21 बरस से लेकर 50 बरस तक भी सबका पेंशन। यानी माँ के भी, बेटी के भी, बहन के भी और बहू को भी पेंशन देने वाला है तो हेमंत सोरेन है। और आज जो नियुक्तियां, ये नई नियुक्तियां नहीं है, जब से कमान संभाले हैं तब से पूरे झारखंड में चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी नियुक्ति हो, चाहे वैज्ञानिक की नियुक्ति हो, चाहे पंचायत सचिवों को नियुक्ति हो, चाहे पशु विभाग के चिकित्सक की नियुक्ति हो, चाहे नगर विकास, चाहे आपको वाणिज्य विभाग के सहायक का नियुक्ति हो, चाहे सहायक अभियंता का नियुक्ति हो, अगर कोई रोजगार का अवसर पैदा करने वाला है तो गिनेज बुक में नाम लिखाने वाला माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज जितने यहाँ पर हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएं, बहन, भाई आए हुए हैं, सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है उसको धरातल पर उतारना है। उतारने के मतलब कि आप नियुक्ति पत्र, आप सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, आपको शिक्षा में गुणवत्ता कैसे हो, सुधार कैसे हो, छात्र छात्राओं का बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा कि आज पहला नियुक्ति भी पत्र मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 में वेतन चालू होगा 1 महीना के बाद। और देश के पहला राज्य झारखंड, अभी रुक जाए, और देश के पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो है माननीय हेमंत सोरेन,
पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार ने दिया सबको टेंशन और हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन। तो आज का शाम, आज का नाम, अगर घर में बिजली होगा जलाइएगा, मोमबत्ती भी जलाइएगा, हमारे छाप ललटेन साहब उसको भी जलाइएगा, लेकिन आज सबको बुता देना है। आज हेमंत सोरेन के नाम पर घी का दिया जलाना है। भगवान खोजिएगा जंगल पहाड़ में, तो खोजने से पत्थर पहाड़ मिल जाएगा, लेकिन भगवान भी मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आज का कोई नौकरी देने वाला है, आपके परिजनों को घरों में खुशी का चिराग जलाने वाला है, तो आज का भगवान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आप जब तक सरकारी सेवा में है तब तो नाम लेंगे ही, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपको याद आएगा कि हमको कोई नौकरी दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिया है। ये यादगार पल है। तो बहुत संकट परिस्थितियों के बाद सरकार के कई संकट, कई परिस्थितियां पैदा हुआ, लेकिन विकास और रोजगार कभी रुका नहीं, विकास के पहिया चलता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दांव पर विकास और रोजगार के लिए सब कुछ लगा दिए हैं, विकास और रोजगार के पूरा ताकत लगा दिए हैं, रुक नहीं सकते। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संकट आए टूट सकते हैं, मगर झुक नहीं सकते हैं। अब शिक्षकों के लिए शिक्षक सत्य की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं। शिक्षक सत्य की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को, जो छात्र छात्राओं को ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। एक और छोटा सा, बहुत विकास, बहुत रोजगार हमारी सरकार ने दी, लेकिन जीवन जीने के लिए, अगर जीवन जीना है बढ़िया से, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो जीवन जीने के लिए, अगर अच्छा लगे ताली मार दीजिएगा, जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं जी? जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, और रोजगार के लिए, विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं कहते हैं कि सरकार ये नहीं किया, विकास नहीं किया, रोजगार नहीं किया, सड़क नहीं बनाया, पुल नहीं बनाया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आपको लगातार 15-16 साल तोड़ मोड़ की सरकार, बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार आप लोग चलाया, लेकिन आप लोगों ने क्या एक गली नहीं बना सके, एक नौकरी नहीं दे सके। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। कुछ चश्मा लगा हुआ है मोटा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक और नौजवानों का विकास रोजगार में तकदीर नहीं, तस्वीर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्यानंद भोक्ता जी, बैद्यनाथ राम जी, महुआ माझी जी,
राजेश कच्छप जी, अविनाश जी, मैं सीमित रखूंगा अपने को शिक्षा पर, ज्यादा नहीं बोलूंगा। शिक्षा पर आज जो आप हेमंत जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त किए वो शिक्षा कर, आप शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह फक्र की बात आपको भी और सरकार को भी। लेकिन आपका जो जॉब है, नियुक्ति पत्र है, नौकरी का नहीं है, पेंशन का नहीं है, ये समाज सुधार के लिए है, समाज में संस्कार लाने के लिए है, समाज के बच्चों में आचरण गढ़ने का है। ये आपकी जिम्मेदारी है। देश का समाज निर्भर करता है शिक्षकों पर। आज से नहीं, जमाने से जैसे शिक्षक रहे जिस जमाने में, वो समाज भी वैसा ही रहा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास जानते हैं, शिक्षक का क्या देन हो सकता है। देश में उदाहरण है। चाणक्य को जानते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शिक्षक, उस समय प्रोफेसर नहीं कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे। जब से प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर कहलाने लगे, बहुत कुछ नहीं हुआ देश में। शिक्षक ही जो किया उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने आचरण दिया, उन्होंने बच्चों को गुणवान बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। तो आपको जिम्मेदारी बच्चों को संस्कार देने का है, उन्हें अच्छे आचरण, सदाचार सिखाने का है उनको। ये आपकी जीवन। माता पिता आपका भेज देते हैं, दिन भर बच्चे आपके पास रहते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है बच्चे का कंडक्ट कैसे हो। आज जो कंडक्ट है, अच्छे हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये आपको समझना होगा। दूसरी एक समस्या उत्पन्न हुई है इस देश में, सभी जगह लगभग, बच्चों के बीच ड्रग सेवन का। शहरों में काफी है, लेकिन मैं जानता हूं देहातों में भी फैल रहा है धीरे धीरे। तो आप शिक्षक की जिम्मेदारी है कि ड्रग को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर बच्चे ड्रग लेंगे तो संस्कारी नहीं हो सकते हैं, सदाचारी नहीं हो सकते हैं। वो ड्रग लेने के बाद क्या व्यवहार उनका, कैसा आचरण हो जाता है, हम सभी समाज के लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। तो ड्रग को रोकना है आपको। फिर मैं कहूंगा कि 10 बजे स्कूल जाना, 4:30, 5 बजे स्कूल छोड़ देना, ये नहीं, इतनी नहीं है इसकी। आपको हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा कि लड़का क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं अटेंड कर रहा है तो कहां जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है। वो इस सब पर ध्यान देना होगा। मैं वैसी स्थिति से गुजरा हुआ हूं। कहानी बता करके मैं समय लंबा नहीं बोलूंगा। एक चीज, तीसरी चीज, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। वो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, ऐसे रटा देने से कुछ नहीं, दोहे रटा देने से, गद्य रटा देने से कोई फायदा नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परा क्या है? प्रश्न पूछने की आदत। ये बादल है, कैसे बना, कैसे पानी बरसता है, पानी बरस के कहां चला जाता है और फिर भाप बन के कहां चला जाता है। ये साइंटिफिक किताब में पढ़ने का चीज नहीं है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनके पास रहेगा, आप पैदा करेंगे बच्चों को, वो समझ जाएंगे। सब बहुत सी चीजें हैं, बहुत उदाहरण देना नहीं चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं भी उन्हें सुनने को उत्सुक हूं। इतना कहूंगा कि बच्चों के जिम्मेदारी आपकी है, समाज की जिम्मेदारी आपकी है।
अंत में कहूंगा कि सरकार में, जैसे सत्यानंद भोक्ता जी ने कहा, बहुत काम आगे बढ़ा है। पिछले सरकारों से ज्यादा काम हुआ इस सरकार के अंदर में, लेकिन दृष्टि नहीं है बहुत लोगों के पास देखने के। इसमें आप शिक्षित हैं, आप इसको देखिए और इस संदेश के रूप में स्कूल में इसको प्रचार कीजिए कि सरकार ने क्या किया है, कैसे इसको राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो हमेशा हमसे ये कहते हैं कि हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में भी मुस्कुराने का जज्बा रखो और ईमानदार प्रयास हो तो कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। जी हाँ, नेतृत्व की अपार क्षमताओं और पक्के इरादों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड को एक कुशल खेवनहार की भांति उस किनारे तक ले जाने को तत्पर हैं जहां इसके भविष्य की संभावनाओं का सितारा साफ साफ झिलमिलाता नजर आ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आने वाले बहुत आएंगे, आने वाले बहुत आएंगे, आपका आना खास होगा, दुआएं सबकी मिलेंगी, आपकी दुआओं का असर खास होगा। आशीर्वचनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले मंच पर उपस्थित और आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार। आज फिर से ये पहला अवसर नहीं है, इसलिए आज फिर से एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित है आदरणीय शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी और इस प्रभात तारा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे भाई राजेश कच्छप जी, विभाग के सचिव हमारे राज्य के एसीएस अविनाश कुमार जी एवं सभी पदाधिकारीगण, आज आपके इस नियुक्ति पत्र वितरण में हम सब लोग शरीक हुए और आप लोग भी काफी उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग
20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया। कई लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, झारखंड के अलग अलग उद्योगों में नियुक्तियां मिली और उनमें से कई ऐसे हुनरमंद नौजवान उनमें से निकले जो अपने कौशल के बदौलत आज वो देश में तो काम कर ही रहे थे, अब अपने आप को उस तरीके से निखारा कि आज विदेशों में भी वो अपना स्वरोजगार के लिए निकल पड़े। बस एक रास्ता दिखाया हमने। उसके बाद अनवरत चलने वाला जो जीवन काल है उसमें मजबूती से आज वो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में सरकार हमारी बनी। सरकार बनते ही कोरोना कोविड के बारे में आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। ये चुनौती सरकार ने ठीक से अपने अपने कार्यों को संभाला भी नहीं था कि ये वैश्विक महामारी हमारे राज्य को भी जकड़ लिया। पूरा दुनिया प्रभावित हो तो झारखंड ना प्रभावित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ में नहीं आता था कि हम करें तो क्या करें। ना या अस्पतालों की हालत ठीक है, ना डॉक्टरों की स्थिति ठीक है। चिकित्सा के नाम पर खाना पूर्ति के अलावा बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है आज के दिन में भी। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। रात दिन हम लोग सजग रहे और आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश के अलग अलग राज्यों में कई सारी घटनाएं हुई। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को अंकित किया, लेकिन वाकई में वो बहुत डरावना वक्त था। और आपको हम बताएं कि आज कोरोना के उस दंश जो उस वक्त में इस देश और राज्यों में ने झेला, उसका प्रभाव भी आज तक है अलग अलग माध्यमों से। ऐसी घटनाएं घटी उस कोविड के दौरान कि हर चीज ठप सा हो गया। पूरा दुनिया मानो कि समय रुक सा गया था। अब आगे
जो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो ट्रेन 160 की स्पीड में चल रही हो और उस ट्रेन पर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा? सारी ट्रेनें अस्त व्यस्त हो जाएगी, पटरी से उतर जाएंगे, लोग मारे जाएंगे जो सवारी थे। कमोवेश यही हालत इस कोरोना कोविड ने किया था। कई उद्योग प्रतिष्ठानें बंद हो गई, कई रोजगार बंद हो गए, और आपने सुना ही कि अलग अलग राज्यों में मजदूर किस तरीके से फंसे। वो एक अलग दर्दनाक दृश्य कभी खाली वक्त में याद आता है। महिलाएं बच्चों को सड़क में जन्म देने के लिए मजबूर हो रही थी। ऐसी स्थिति, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उस कोरोना के उस चुनौती में भी जब पूरा देश दुनिया में हाहाकार था, झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, कहीं भी कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी, बल्कि हमारे इस राज्य से पूरे देश को ऑक्सीजन का सप्लाई देने का भी हम लोगों ने सराहनीय काम किया इस राज्य के उद्योगों में। अलग अलग राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्रियों के फोन आते थे हमारे पास कि मुख्यमंत्री जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। इस प्रकार वक्त बीतता गया और जब 1.5 साल 2 साल के बाद जीवन सामान्य की ओर जाने की प्रयास में था, तो हमारे विरोधियों ने अपने हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से मुझे आए दिन काम करने से रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि हमें अपनी लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनिश्चित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं, और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई। कितना षड्यंत्र करेंगे? तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं, और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमात का खेल, लेकिन आप लोग अस्वस्थ रहें। आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो। वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है? हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है।
कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती है। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे अधिक रोजगार दिया। आज इनकी नीतियों से कई ऐसे छोटे मझोले उद्योग हैं कि जो कोरोना में बंद हुए और जो सरकार की नीतियां बनी कि आज तक वो खुल ही नहीं सके, और जो उसमें 150 लोग रोजगार करते थे वो आज के दिन में भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जिस परिसर में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज ये नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, ये प्रभात तारा मैदान है, ये एचईसी का ये मैदान है। एचईसी वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। सारी एयरपोर्ट्स बिक गए, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गया, कई उद्योग लाइन में पड़े हैं, अब इन सबको भी बेचना है। और अर्थव्यवस्था का ये हालत है कि आज डॉलर के मुकाबले हम लोग का जो रुपया का हालत है, लगता है कि ये हमारा राज्य का रुपया पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मंच से कहता हूं, और मैंने एक विद्वान का ये वाक्य है जिसको हम सब लोग को चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। तो कमोवेश देश की स्थिति आज वही है। एन केन ऐसे कानून लाना जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, शिक्षित नौजवानों के लिए आज सारे उद्योग बंद कर दो,
सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता और इसकी जिम्मेवारी, इसकी भार सबसे अधिक राज्य सरकारों पर पड़ती है। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके उसकी प्रयास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। अंतोगत्वा न्याय का जो आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अभी भी शांत नहीं है। ये शांत रहेंगे भी नहीं, इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं है, चिंता भी नहीं है। वो अपने आचरणों से बाज नहीं आते तो हम भी अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आज ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा का लगभग नहीं का इस राज्य को मूल रूप से मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। ये तो हमारे कुछ मिशन भाइयों के बदौलत कुछ शिक्षा संस्थाएं बनी जहां तहां, उनके वजह से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, कुछ नौकरियां पाए, कुछ उच्च पदों पर गए। नहीं तो आज के दिन में भी कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाएं तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। इतना मात्र हम लोगों ने लक्ष्य हासिल किया है। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद शिक्षा के दिशा में काफी चिंतन मनन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया और आपने देखा कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी ताकि हम अपने बच्चों को। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। शायद नीति निर्धारण पूर्व में इस तरीके से हुआ कि बिल्डिंग बना दो तो अपने आप शिक्षा आ जाएगा। ये तो अजीब हालत है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। अभी हम लोगों ने जितने भी राज्य में कल्याण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे छात्रावास, उन सभी छात्रावास को रेनोवेट किया। कभी उसमें चूना पचौड़ा तक नहीं किया गया। लेकिन कई छात्रावास को आप देखें, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, अलग अलग जिलों में। मैं खुद गया, मैंने खुद देखी, बहुत खूबसूरत बना। लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां थी उन हॉस्टलों में कि बच्चों का खाने को लेकर समस्या। और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था, वो सभी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे। मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अब इन हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनको घर से चावल लाने की जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में उपलब्ध कराएगी। उसकी प्रक्रिया को भी अब हम लोगों ने तेज कर दिया है। अब बहुत जल्द उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीजें हैं बोलने के लिए। अगर हम उन सब चीजों को लेके बैठेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मुझे और भी कार्यक्रमों में बाहर जाना है। इसलिए आज आप लोग से इस आशा उम्मीद के साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपने हर कदम इस राज्य के हर उस वर्ग के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं, योजना बनाई है, जिससे हम इस राज्य को एक बेहतर दिशा दे सकें। जो व्यक्ति 2 वक्त के अनाज के लिए तरसता हो, वो आदमी आगे राज्य को दिशा देने में जो उसकी भूमिका है, वो भूमिका कभी भी नहीं दे सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कई क्षेत्र में ये देश का पहला राज्य है जहां अपने राज्य अपने ताकत के बदौलत सरकार के सौजन्य से हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में 100% स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करने जाते हैं। कई ऐसे चीजें, बूढ़ा बुजुर्ग का सर्वजन पेंशन, हमारे केंद्र सरकार की तो नीतियां ऐसी कि सभी लोगों का पेंशन खा जाओ, इनको पेंशन अब नहीं देंगे। ये देश का पहला राज्य है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया, जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते, नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, तो इस राज्य में, इस देश में इतनी गरीबी है
कि उसका बेटा भी बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देता है। आज इसीलिए चाहे वो राशन के दिशा में हो, चाहे पेंशन की दिशा में हो, हमारी बच्चियां विशेष रूप से एक धारणा है गरीबों और गरीब गुरुआ क्या सोच सकता है अधिक से अधिक, उस समय काटता है बेचारा। घर में अगर उनके बाल बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की या 1 लड़का 1 लड़की, लड़की बेचारी 8वीं 9वीं पास करती नहीं है, उसको के लिए लड़का ढूंढने लगता है, जल्दी ब्याह कर दो। और रोज सरकार ये कानून बनाती है, सर्व शिक्षा, फलना सिलना, दुनिया भर की योजना बनाती है, लेकिन गरीब के पास उससे कोई उसको लाभ नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए फूलोबाई सावित्री योजना लाया, जिससे आने वाला समय में वो बच्ची को ये पढ़ने को लेकर घर में वो बोझ ना बने। स्कूल से लेके कॉलेज तक, यहां तक कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है। और अभी 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को हम लोग ये कार्ड देंगे, जिसमें 15 लाख रुपया तक का आपको बैंक से लोन मिलेगा, जो 4% मात्र इंटरेस्ट से मिलेगा। और वो भी तुरंत वापस नहीं करना है, जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा, तब धीरे धीरे बैंक को वापस कर दीजिए। आज जाके बैंक से लोन लेके दिखा दीजिए, विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग को। किसको मिलेगा जरा हमको बताना। अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी को आईआईटी में, किसी को बीआईटी में अगर एडमिशन होता है, पता चला हम इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिए, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिए, और बोला कि कल आपको एडमिशन लेना है और इतना लाख रुपए जमा करो। कहां से लाओगे पैसा जी? जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे बैंक में, तो हाथों हाथ उस बच्चे को पैसा मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से आज मारामारी की स्थिति है, अगर आपने वक्त में एडमिशन नहीं लिया, फिर आप दरवाजा खटखटाते रहिए, कभी नहीं मिलेगा। आज यहां पर जितने भी शिक्षक आए हैं अलग अलग कोर्स के, हम यही चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस तरीके से दोनों में अंतर बढ़ रहा था कि धीरे धीरे मुझे लगा कि यही स्थिति रही तो सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में जाने के बाद भी किसी लायक नहीं रहेंगे। तो हमने ये संकल्प लिया कि अब सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल के बराबर और उसी के हम समतुल्य चले। आज इसीलिए अब आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, और मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सब लोगों से, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त आवाज आएगी, क्योंकि मैं जब नियुक्ति पत्र बांट रहा था तो कुछ कुछ बच्चों से कुछ पूछ भी रहा था, तो इस आशा के साथ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर इस राज्य के एक सबसे कहा जाए कि एक ऐसा इस राज्य की संरचना है और इस राज्य की ऐसी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोलचाल है कि अपने आप में
एक गर्व की बात है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई भी हो, मुंडा, कुड़ू, कुराव, खड़िया, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, आपके यहां जो भी बच्चे आएंगे उनको जो शिक्षा तो दीजिएगा ही। वो हो सकता है कि वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसके मां बाप पढ़े लिखे ना हो। वो आएंगे आपके स्कूल में, आपके साथ जब संवाद हो तो ऐसे संवाद होने चाहिए कि उनके माता पिता को भी लगे कि नहीं, सही में हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है, वो अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य है देश में जहां अपना भाषा संस्कृति को लेकर ये लोग आगे बढ़े और आज देश के अग्रणी राज्यों में है विकास के। तो हमें भी अपने इस राज्य का भाषा संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए और हम अपने उस परंपरा को भी अक्षुण्ण रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दीजिए, जोरदार तरीके से धन्यवाद और आभार दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और अब वो क्षण कि इन स्मृतियों को